नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त अनंत सिंह से जुड़ी हुई, जिसमें अनंत सिंह को सजा का ऐलान कर दिया गया। 10 साल की सजा अनंत सिंह को सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। AK-47 बरामदगी के मामले में अनंत सिंह को पहले ही दोषी करार दे दिया गया था, लेकिन आज सजा कितनी उन्हें होती है, इस पर फैसला आ गया। 10 साल की सजा अनंत सिंह को सुनाई गई है, जिसमें अब उनकी विधायकी भी रद्द हो सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई अनंत सिंह की विधायकी भी जाएगी। अनंत सिंह पर यह बड़ी खबर, जिसमें कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुना दी है। तो एमपी एमएलए कोर्ट की ये तस्वीरें, जब 10 साल की सजा दी गई है। सारी सजाएं जो भी है, जिस सेक्शन में 3 सेक्शन में सजा नहीं किया गया था, 25(1)(b)(a), 25(1)(b)(c), इसमें सजा नहीं दी गई। जिस भी ऑफेंस में है उसमें 10 साल की सजा दी गई और सारी सजाएं साथ साथ चलेंगी दोनों अभियुक्त को। किनको मिला है? कितने लोगों को सजा हुई है? दो एक सुनील राम थे जो कहा, और लोग अभियुक्त नहीं 2 ही हैं इस केस में, 2 ही हैं। अनंत कुमार सिंह निश्चित, सुनील राम को भी 10 साल ही सजा हुई है, विधायक जी को भी, दोनों को। सुनील जी हाईकोर्ट जाएंगे आप? निश्चित हाईकोर्ट जाएंगे, है हम लोग आशा है। तो 2 लोग जिन्हें दोषी करार दिया गया था, इन दोनों ही लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है, जिसमें अनंत सिंह को 10 साल की सजा, साथ ही साथ सुनील जो कि केयर टेकर के तौर पर उस दौरान घर पे मौजूद था, उसे भी 10 साल की सजा दी गई है। पूरा ये मामला क्या है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते चले। 2019 का ये मामला, जब अनंत सिंह के घर से गांव स्थित घर पर जब टीम पहुंची थी, छापेमारी को अंजाम दिया गया, तो उस दौरान उनके घर से AK-47 की बरामदगी होती है। विधायक के घर से ये AK-47 बरामद हुई थी, जिसके साथ हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोलियां और मैगजीन की बरामदगी भी की गई। तत्कालीन एसपी लिपि सिंह की अगुवाई में इस छापेमारी को अंजाम दिया गया था। अनंत सिंह के घर में करीब 11 घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई की गई और इसकी अगुवाई कर रही थी तत्कालीन एसपी लिपि सिंह। घर के केयर टेकर को पुलिस ने इस दौरान गिरफ्तार किया था, सुनील, जिसका नाम सामने इस वक्त आ रहा है। 10 साल की सजा सुनील को भी सुनाई गई है। इस मामले में अनंत सिंह ने साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था। 24 अगस्त 2019 से अनंत सिंह पुलिस की गिरफ्त में है और अब 10 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है। हालांकि वकील का यह कहना है कि अब इससे ऊपरी अदालत का रुख किया जाएगा अनंत सिंह को, वहां से राहत की उम्मीद जाहिर करते हुए अनंत सिंह के वकील। और देश में अगले और नए राष्ट्रपति कौन होंगे, इसे लेकर 18 जुलाई का इंतजार सभी को है, क्योंकि उस दिन चुनाव होना है। लेकिन उससे पहले विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, इस पर संशय के बादल अब हट चुके हैं विपक्ष की तरफ से। हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है। यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार होंगे, जो जानकारी सामने आ रही है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर सबकी नजर टिकी हुई है, लेकिन इस बीच विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा का नाम सामने लाया जा रहा है और कुछ ही देर में इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, तो यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार होंगे। औपचारिक ऐलान के लिए थोड़ा इंतजार लेकिन जरूर है। यशवंत सिन्हा आज दिल्ली में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के चुनाव के लिए विपक्ष की बैठक में भाग लेने वाले हैं, जो बड़ी खबर इस वक्त है। और इस बैठक में शामिल होने से पहले यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया कि टीएमसी में उन्हें मुझ जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी गई है, उसके लिए मैं ममता बनर्जी का आभारी हूं। अब एक समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से हटकर विपक्षी एकता के लिए काम करना चाहिए। मुझे यकीन है कि पार्टी मेरे इस कदम को स्वीकार करेगी। टीएमसी आज होने वाली विपक्ष की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखेगी। और जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इस मामले पर चर्चा करने के बाद यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति जताई है। वहीं यशवंत सिन्हा ने बैठक से पहले ट्वीट कर बड़े राष्ट्रीय कारणों के लिए पार्टी के काम से अलग हटने की घोषणा भी की है। दरअसल आपको यह भी बताते चलें कि शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी विपक्ष के ऑफर को ठुकरा चुके हैं। उन्हें यह ऑफर पहले दिया गया था, लेकिन इन लोगों ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी ने सोमवार को ही विपक्ष के नेताओं को राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम सुझाने पर धन्यवाद दिया, लेकिन लड़ने की इच्छा उन्होंने जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए इच्छुक नहीं है। और अब यशवंत सिन्हा का नाम सामने आ रहा है।
जो इस मैदान में विपक्ष की तरफ से उतारे गए हैं। हालांकि औपचारिक इंतजार ऐलान होने का बाकी है। और इस बीच बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां पर आरा मशीन में आग लग गई है। इस आगलगी की घटना के बाद से अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अचानक से आग लगने की वजह से यहां पर जो रखी हुई लकड़ियां थी उसके लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। आग कैसे लगी इसकी जानकारी सामने नहीं है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह कि सिवान में आरा मशीन में आग लगी है। हजारों की लकड़ियां जलकर खाक हो गई। बसंतपुर के खोरी पाकर की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर अचानक से आरा मशीन में आग लगी है। और देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में लकड़ियों को रखा गया था। आरा मशीन जहां पर लकड़ियों की कटाई होती है, अचानक से आग लगी है। बसंतपुर के खोरी पाकर की घटना, जिसमें लाखों की लकड़ियां जलकर खाक हो गई। और अग्निपथ उपद्रव के बाद से कई ट्रेनें जो हैं वो रद्द थी। कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया था। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई थी और अब राहत की खबर उन यात्रियों के लिए जो इंतजार कर रहे थे कि तमाम ट्रेनें जो हैं वो शुरू हो जाएं। तो अब ये बड़ी खबर उन सभी यात्रियों के लिए, ट्रेनों के परिचालन को सामान्य करने को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी है। लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। रेलवे ने यह फैसला तेजी से सामान्य होते हालात को देखने के बाद लिया है, जिसमें मगध एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, राजरानी एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, अनन्या एक्सप्रेस समेत लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। आखिरकार 4 दिनों के बाद ट्रेनें पटरी पर लौटनी शुरू हो गई है। पिछले 4 दिनों से यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि अग्निपथ मामले पर जिस तरह से उपद्रवियों ने ट्रेन की बोगियों को और स्टेशन को जलाया था, ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप पड़ गया था। और 4 दिनों की मेहनत के बाद फिर से पटरी पर ट्रेन आ चुकी है। लंबी दूरी की तमाम ट्रेनें चलनी शुरू हो गई है। जो पैसेंजर ट्रेनें हैं शाम तक शुरू हो जाएगी चलने के लिए। काफ़ी ट्रेनें हैं जिसकी बोगियों को उपद्रवियों ने जलाया था, उनकी रैकों का प्रबंध किया जा रहा है कि जल्द से जल्द परिचालन को पूरी तरह से सामान्य करा दिया जाए। लेकिन फिर भी आज कई ट्रेनें रद्द हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली से आने वाली, कोलकाता से आने वाली और मुंबई तरफ से आने वाली ढेरों ट्रेन है जो आज रद्द है। करीबन 20 से 25 ट्रेन आज भी रद्द है। रेल अधिकारियों की माने तो जो भी परिचालन पूरी तरह से ट्रेनों का रुका हुआ था, आज शाम तक जितने भी ट्रेनें हैं उनका परिचालन पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। लंबी दूरी की ट्रेनें तो चलनी शुरू हो गई हैं। जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो भी आज शाम तक चलेंगी और कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनके रैक को उपद्रवियों ने जला दिया था, वो भी इंतजाम किए जा रहे हैं। और जल्द ही जो जितनी ही ट्रेनें बंद हुई थी वो तमाम ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएगी। और पिछले 4 दिनों से यात्रियों को जो परेशानी हुई है वो उन परेशानियों को दूर करने के लिए रेलवे प्रशासन लगा हुआ है। और अब जल्द ही जो ट्रेनें हैं वो ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों को परेशानी था इन सारी चीज़ों को लेके, और ये अग्निपथ जो योजना है उससे कहीं ना कहीं छात्रों को काफ़ी लाभ मिला है। और हो सके तो सर ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं तो सर अभी सारी ट्रेनें चालू नहीं हुई। लंबी दूरी की ट्रेनें चलनी शुरू हो गई है। लोकल पैसेंजर ट्रेनें शाम तक चालू हो जाएंगी। हाँ, लोकल ट्रेन का अति आवश्यक है। लोकल लोगों की सुविधा को देखते हुए इसको भी चालू किया जाए। अभी देखो अभी 3-4 दिन से हमारे को कोई ट्रेन नहीं है। लोकल में जो चल रहा है उनका बहुत दिक्कत पड़ रहा है। जो बाहर से आने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत पड़ रहा है। अभी चल रहा तो ठीक है, और रात में चल रहा बड़ा वो अच्छा काम किया। पटना जंक्शन पर फिर से जो भीड़ भाड़ देखी जा रही थी, फिर से भीड़ भाड़ दिखनी शुरू हो जाएगी। जो यात्री हैं, जो लंबी दूरी के जाने वाले यात्री हैं, जो नज़दीक दूरी के जाने वाले यात्री हैं, उन तमाम यात्रियों को सुविधा होगी। और जिस तरह से पिछले 4 दिनों से परेशानी झेल रहे थे यात्री, उन परेशानियों से अब उन्हें निजात मिलेगी, क्योंकि ट्रेनें लंबी दूरी की चलनी शुरू हो गई है। और जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनको भी चलाने का प्रबंध किया जा रहा है। और आज देर शाम तक जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उन्हें भी चलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। रेलवे अधिकारियों को माने तो पिछले 4 दिनों में जितनी परेशानियां यात्रियों को हुई है, उन परेशानियों को देखते हुए जल्द से जल्द ट्रेनों को चलाने का प्रयास किया गया। और जो रैकें जली हुई हैं उन्हें भी जल्द से जल्द लाया जाएगा, जिससे कि
परिचालन पूरी तरह से सामान्य हो पाएगा और यात्रियों को फिर से सुविधा हो सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो इस खबर के सामने आते ही यात्रियों ने राहत की सांस ली है। छपरा जंक्शन पर भी अब ट्रेनों का परिचालन धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। यहाँ पर 3 दिनों के हो हंगामे के बाद स्थिति अब धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई नजर आती है। हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 3 दिनों तक चले हंगामे के बाद अब रेलवे की व्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है और फिर सभी ट्रेनें जो है अब शुरू की जा रही है। धीरे धीरे रीस्टोर हो रहा है रेलवे का पूरा सिस्टम और यात्री अब थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो ट्रेनें कल रद्द थी अब उनकी भी प्लेटफॉर्म की जानकारी दी जा रही है। कई ट्रेनों को चालू कर दिया गया है और आप देख सकते हैं यात्रियों की अब आवागमन भी, चहल पहल भी स्टेशन पर तेज हो गई है। लोग हैं जो अपने घरों को जाने वाले थे और बेधड़क होकर के स्टेशन पहुँच रहे। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिजीत कुमार सिंह। अभिजीत जी, कहाँ जाना है? दिल्ली। ये 3 दिन 4 दिन तक जो हंगामा हुआ इस पर क्या कहेंगे? जैसे रेल बंद थी। अरे ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये तो गलत बात है। आखिर नुकसान तो हम ही लोग का होना है, उसका भरपाई कौन करेगा? सरकार तो करेगी नहीं, हम लोग को करना पड़ेगा। फिर से ट्रेनें चालू हो गई है तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अब अभी तो कुछ ट्रेनें भी बंद है, अभी कुछ चालू है तो जो चालू उसके लिए थोड़ा सा तो राहत मिल ही रहा है लोगों को। रात आज से धीरे धीरे अगले कुछ दिन में पटरी पर उतर जाएगी। क्या नाम है आपका? अविनाश सिंह। ये पूरा जो हंगामा हुआ इसमें किस तरह की परेशानी झेला लोगों ने? ये यातायात में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, बस यही देखने को परेशानी हुई थी। अब जब शुरू हो रही है ट्रेनें सब, देखिए हम सफ़र भी आज से चालू हो गई है, सबका प्लेटफॉर्म बताया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। फिलहाल तो हम ही 12 घंटे लेट तो अभी हम ही चल रहे हैं। हम सफ़र का हमारे पास टिकट था, वो कैंसिल हो गई। उसके बाद पता लगा कि अमरपाली आ रही है, अमरपाली भी कैंसिल है। लेकिन जो यात्री है वो काफ़ी दिक्कतों में थे, लेकिन अब जब रेलवे ने घोषणा की कि धीरे धीरे ट्रेनों को फिर से पटरी पर लाया जाएगा तो लोगों को थोड़ी राहत महसूस हो रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो एक तरफ ट्रेन परिचालन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ 4 दिनों के बाद इंटरनेट सेवा को रिस्टोर कर लिया गया है, एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। यानी वो लोग जो इस वजह से परेशान थे, चाहे इसमें व्यवसाय वर्ग हो, स्टूडेंट्स, उन तमाम लोगों को एक बड़ी राहत हासिल हुई है। आपको बताते चलें कि 20 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। कल रात से इसे एक बार फिर से शुरू किया गया है। लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। आपको ये भी बताते चले कि फेक मैसेज और न्यूज के वायरल होने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, नेट के जरिए लोगों ने इसे बेहद तेजी से सर्कुलेट किया था, जो परेशानी का सबब बनी, जिसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे रोका गया था और अब इसे एक बार फिर से बहाल कर दिया गया। अनिल विशाल की यह रिपोर्ट देखिए। बिहार में फैले उपद्रव के बाद गृह विभाग ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था और इसके पीछे कारण था कि जो अननेसेसरी मैसेज है वो वायरल ना हो और कुछ हद तक सरकार ने उसमें सफलता भी हासिल की है। मगर इस दौरान नेट के बंद हो जाने से लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। आर्थिक रूप से लेकर लोगों को कई प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ी, वो चाहे बैंकिंग का कार्य हो, बिजनेस का कार्य हो या फिर रेलवे या फिर किसी अन्य प्रकार का कार्य जो इंटरनेट पर आधारित था, वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ। बड़ी संख्या में लोग इस वक्त वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी समस्या हुई है। मगर इंटरनेट के आने के बाद जो पूरे काम जो पेंडिंग पड़े हुए थे वो अब फिर से चालू हो गए हैं और लोग जो एक जो डिपेंडेंसी जो नेट पे थी वो कहीं ना कहीं अब वो फिर से लोगों को देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम तस्वीर आपको एक घर की दिखा रहे हैं जहाँ आप देख सकते हैं इंटरनेट के आने के बाद लोग जो है अपने जरूरी काम में जुटे हैं। अब आइए कुछ लोग से हम जानते हैं कितना असर डाला नेट बंद था आपका? तो नेट बंद होने से बहुत दिक्कत हुआ। सबसे पहले तो हमारा काम नहीं हो पा रहा था ऑफिस का, बंद हो गया तो हम लोग को, तो हम लोग के लिए कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ खराब भी हुआ है। नहीं रहने से नेट, हम लोग सारे फैमिली एक जगह बैठ के गपशप करते हैं, दुख सुख सब बतियाते हैं। साथ समस्या है कि यूट्यूब नहीं चलने से बिजनेस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ गया है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और बड़ी खबर इस वक्त दानापुर से आ रही है, जहां पटना एम्स में एक नर्स ने जान दे दी है। बताया जा रहा है कि पंखे से लटकता हुआ शव बरामद किया गया है। पटना एम्स में ये नर्स के तौर पर काम कर रही थी जिसने खुदकुशी किया। हालांकि मौत के पीछे की वजह क्या है ये अभी खुलकर सामने नहीं आ पाया है। बताया जा रहा है कि झारखंड की गुमला की रहने वाली थी उषा रानी। पंखे से लटकता हुआ शव बरामद किया गया है। पटना एम्स में ये काम कर रही थी, लेकिन आज पंखे से लटकता हुआ शव बरामद किया गया। पटना एम्स की नर्स ने जान दिया और इसके पीछे क्या वजह है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। कितने दिन से रह रही थी? 2021 छठे महीने से रह रही थी। कहाँ के रहने वाली है? झारखंड की। क्या नाम है? उषा रानी।
क्या जॉब करती थी, क्या करती थी? एम्स में नर्स। नर्स थी। इनका माता पिता का नाम कुछ जानकारी? नाम लिखा हुआ है। ये कौन थी आपके? कितने दिनों से फ्रेंड थी ये? 4-5 साल से फ्रेंड है। तो फांसी लगाने का कोई कारण, वजह? वजह वही जो लिखी है। लड़का सा। हाँ। तो ये सूचना आपको कैसे मिला? वो लड़के ने कॉल किया था, बोल रहे हैं कि वो बोल रही है कि सुसाइड कर लेंगे, ऐसी हरकतें करेंगे, तो फिर जाकर देखो। और इस वक्त बड़ी खबर आरा से है, जहां पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आज दोनों को ही कोर्ट में पेश होना था, दोनों की कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन पेश वो नहीं हुए हैं। ज्योति सिंह से तलाक पर यह बड़ा अपडेट सामने आता हुआ, दोनों की आज कोर्ट में पेशी थी, दोनों कोर्ट में पेश नहीं हुए। ज्योति सिंह ने बीमार होने का हवाला दिया है, जबकि पवन सिंह की तरफ से क्या जानकारी है स्पष्ट नहीं है। पवन सिंह तलाक लेने पर अड़े हुए हैं, ज्योति सिंह ने बीमार होने का हवाला दिया है। ज्योति ने मुआवजे के लिए पिटीशन भी दाखिल किया हुआ है, फैमिली कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया गया, लेकिन कोर्ट में आज दोनों पेश नहीं हुए। ज्योति सिंह जो कि उनकी पत्नी है, वो बीमार होने का हवाला दे रही हैं। पवन सिंह से तलाक के लिए इस वक्त दोनों को ही आज कोर्ट में पेश होना था, लेकिन पेशी नहीं हुई। ये बड़ी खबर इस वक्त आरा से, जहां पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह को आज कोर्ट में पेश होना था, उनकी पत्नी ज्योति सिंह को भी कोर्ट में पेश होना था, लेकिन पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि वो तबीयत उनकी नासाज है, बीमार हैं और इस वजह से वो कोर्ट में पेश नहीं हो पा रही हैं। जबकि पवन सिंह कोर्ट में क्यों पेश नहीं हुए, ये अब तक स्पष्ट नहीं है। हमारे सहयोगी हिमांशु प्रवीण हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, दोनों को कोर्ट में आज पेश होना था, ज्योति सिंह ने कहा कि वो बीमार है इसलिए पेश नहीं हो सकती, लेकिन पवन सिंह क्यों नहीं पहुंचे? बिल्कुल, पवन सिंह के वकील के मुताबिक पवन सिंह किसी कार्य में बिजी थे, किसी काम में बिजी थे, इस वजह से वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन उन्होंने आज जो है वो अपने वकील के माध्यम से कोर्ट को ये सूचित किया है कि वो तलाक लेंगे ही, वो किसी भी तरह की कोई निगोशिएशन की संभावना से इनकार कर रहे हैं। वो ज्योति सिंह से साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो तलाक लेंगे और किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। इधर ज्योति सिंह तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आई, लेकिन इसके अलावा उन्होंने आज फिर एक बार फैमिली कोर्ट में मुआवजे का पिटीशन दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर 3.5 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है और अन्य चीजों की भी मांग की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पवन सिंह तलाक लेने पर अड़े हुए हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि अब निगोशिएशन जैसी कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ ज्योति सिंह जो हैं, उनकी तरफ से तबीयत ठीक नहीं होने का हवाला दिया गया है। और अब बात सुरक्षा व्यवस्था की। भारत नेपाल की सीमा जो कि खुली हुई सीमा है और वहां पर सुरक्षा इंतजामों को चौकस और पुख्ता रखना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम, और इसमें बेहद कारगर कदम अब इस वक्त उठाए जाते हुए, जिसमें वन विभाग की तरफ से भी और गृह मंत्रालय की तरफ से भी जिस तरह के निर्देश मिले, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। और इस वक्त तस्वीरें आपके सामने, जहां पर नए बीओपी से अब पैनी नजर रखी जा रही है। गृह मंत्रालय के साथ वन विभाग से अनुमति मिलने के बाद बॉर्डर पर नजर रखने के लिए वाल्मीकि नगर के कालेश्वर मंदिर के समीप एसएसबी की बीओपी अब बन गई है, जहां पर आप इन जवानों की तैनाती देख रहे होंगे। 24 घंटे एसएसबी के जवान अब यहां पर तैनात रहेंगे और इस जंगल के और इस खुले सीमा की भी अब बेहतर तरीके से निगरानी हो पाएगी। हमारे सहयोगी मुन्ना राज की रिपोर्ट देखिए। भारत नेपाल का एक बड़ा सीमा क्षेत्र खुला हुआ है, वैसे इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय के निर्देश पर सशस्त्र सीमा बल का विशेष चौकी भी बनाए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडो नेपाल बॉर्डर वाल्मीकि नगर से जुड़े हुए इलाके के तमाम ऐसे इलाके हैं जो जंगल और नदियों से घिरे हुए हैं, और इन इलाकों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर नए कैंप बनाए जा रहे हैं। तो वाल्मीकि नगर सीमा सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक विशेष चौकी बनाया जा रहा है, जो विशेष तौर पर जंगल और नदियों से जुड़े हुए जो रास्ते हैं उन रास्तों पर चौकसी करेगा। इसी में सशस्त्र सीमा बल का एक सीमा चौकी कोलेश्वर में बनाया जा रहा है। नए चौकी की घोषणा की गई है, जो गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद
ये चौकी काम करना शुरू कर देगा और इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। तो एक अतिरिक्त चौकी बना का स्थापना किया गया है जो हाल के दिनों में बॉर्डर सुरक्षा से जुड़े हुए जो मामले हैं उसको देखेगा। और हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं वो नेपाल का पहाड़ है और जो सामने एक कस्बा देख रहे हैं तो नेपाल का एक त्रिवेणी बाजार है जो सीधे नदी और जंगल से जुड़ा हुआ रास्ता है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होते हुए तमाम भारतीय क्षेत्र में जोड़ता है। तो इन इलाकों पर अब विशेष नज़र रखने के लिए एक विशेष चौकी की स्थापना का निर्णय लिया गया है और सुरक्षा एजेंसियों ने जो अलर्ट जारी किया था इसके बाद विशेष एक चौकी अब वाल्मीकि नगर को मिलेगा। और यह चेक पोस्ट विशेष तौर पर तस्करों और हाल के दिनों में जो शराब को लेकर बिहार में जो गंभीर व्यवस्था हुई थी और सचिव ने भी दौरा किया था उसके बाद एक विशेष चौकी की स्थापना वाल्मीकि नगर में की जा रही है। कौलेश्वर चौकी जो विशेष तौर पर जंगल और नदियों से जुड़े हुए जो बॉर्डर क्षेत्र हैं इस पर तस्करों से दो हाथ करेगा तैयार हो जाएगा और तस्करी पर विराम के लिए यह टीम काम करेगी। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।